हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमान क्लासेस। और आज के क्लास में मैं पढ़ाने वाला हूँ इकोनॉमिक्स क्लास 12 सेमेस्टर 3 WBCHSC बोर्ड का ये क्लास होने वाला है। और जो चैप्टर का नेम है वो है सिंपल केनेशियन सिस्टम। इससे पहले के क्लास में मैंने ऑलरेडी चैप्टर 1 पढ़ा दिया, नेशनल इनकम, वो पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोग को समझ आया होगा। कुछ भी डाउट्स है उसके रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। और ये वाले चैप्टर को यानी आज हम लोग समझने वाले हैं। ये वीडियो को आप लोग को पूरा अच्छा तरीका से समझना है, सुनना है, समझना है। कुछ भी डाउट्स है तो पूछ लेना। और इसका एक्सप्लेनेशन तो पहले होगा, उसके बाद इसका MCQ का भी क्लास आज ही होगा, ठीक है। वन शॉट एक्सप्लेनेशन प्लस ऑल टाइप्स MCQ डिस्कशन टुडे, आज ही के क्लास में यानी सब कुछ पूरा होगा। तो आप लोग को समझना है पूरा अच्छा तरीका से। उसके बाद कुछ प्रॉब्लम होगा तो फिर पूछना है। जो चैनल पे न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिल सके। तो बिना देरी किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सिंपल केनेशियन सिस्टम का मतलब क्या होता है। पहले सिंपल केनेशियन सिस्टम इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल। सिंपल केनेशियन सिस्टम एक मैक्रो इकोनॉमिक मॉडल है जो डेवलप किया था J.M. किन्स ने डेवलप किया था, विच एक्सप्लेन्स डैट नेशनल इनकम। और वो एक्सप्लेन करते हैं कि नेशनल इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट ये मेनली डिटरमाइन करता है कहाँ पे, डिमांड में करता है, एग्रीमेंट डिमांड में, इकोनॉमी का। उसके बाद है क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल विद गवर्नमेंट। क्लोज्ड इकोनॉमी मॉडल क्या है, गवर्नमेंट का। क्लोज्ड इकोनॉमी विद गवर्नमेंट इज एन इकोनॉमी वेयर देयर इज नो फॉरेन ट्रेड, जहाँ कोई भी फॉरेन ट्रेड नहीं होता है। नो एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट, कोई यानी एक्सपोर्ट नहीं होता है माल, यानी कि वहाँ का बाहर नहीं जाता है और नहीं वहाँ का आता है यहाँ। बट द गवर्नमेंट कलेक्ट टैक्सेस, लेकिन गवर्नमेंट कलेक्ट करता है टैक्स, गवर्नमेंट टैक्स लेता है और वो करता है स्पेंड मनी कहाँ पे, पब्लिक का सर्विस के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, यानी वो ये सब के लिए करता है गवर्नमेंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसका फीचर्स क्या है। 5 पॉइंट दिया हुआ है इधर, पहले पाँचों को समझते हैं अच्छा तरीका से। कोई एक्सपोर्ट और कोई इंपोर्ट नहीं होता है इसमें। गवर्नमेंट प्रेजेंट रहता है इकोनॉमी में। गवर्नमेंट कलेक्ट करता है टैक्स पीपल लोग से। गवर्नमेंट स्पेंड करता है मनी पब्लिक वेलफेयर से। नेशनल इनकम इज डिटरमाइंड बाई कंजप्शन। नेशनल इनकम डिटरमाइन क्या चीज़ से होता है, कंजप्शन से, इन्वेस्टमेंट से और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर से। उसके बाद आते हैं कंजप्शन एंड सेविंग। उसके बाद समझते हैं कंजप्शन एंड सेविंग। कंजप्शन क्या होता है, कंजप्शन मींस द एक्सपेंडिचर मेड बाय हाउसहोल्ड्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देयर वांट्स। कंजप्शन का मतलब होता है वो खर्चा, यानी घरेलू जो होता है, यानी घर के लिए जो किया जाता है खर्चा, गुड्स या सामान के लिए या फिर सर्विस के लिए, जो इंसान का चाहत होता है। इसका इंसान को चाहत होता है जिससे इंसान सेटिस्फाई रह सके। कंजप्शन फंक्शन क्या होता है, कंजप्शन फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड इनकम। कंजप्शन फंक्शन रिश्ता रहता है कंजप्शन और इनकम दोनों के बीच में, इसे कंजप्शन फंक्शन कहते हैं। जैसे कंजप्शन एग्जांपल इसका फॉर्मूला पे आते हैं तो फॉर्मूला क्या है, C=A+BY, वेयर C क्या है, कंजप्शन है, A क्या है, ऑटोनॉमस कंजप्शन है, B क्या है, MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूमर। उसके बाद y क्या है, इनकम है, ठीक है। C=A+BY फार्मूला होता है इसका। और इसका पॉइंट्स पे अगर बात करते हैं तो क्या क्या इसका मेन पॉइंट्स है। कंजप्शन इंक्रीज विद इनकम, कंजप्शन बढ़ाता है इनकम को। कंजप्शन नेवर बिकम जीरो, कंजप्शन कभी जीरो नहीं होता। यह डिपेंड रहता है इनकम के ऊपर। हायर इनकम लेड्स टू हायर कंजप्शन, हायर इनकम अगर ज़्यादा इनकम होगा तो ज़्यादा कंजप्शन भी होगा, ठीक है। कंजप्शन इज अ पार्ट ऑफ नेशनल इनकम, कंजप्शन पार्ट है नेशनल इनकम का। सेविंग क्या होता है, सेविंग इज द पार्ट ऑफ इनकम दैट इज नॉट स्पेंट ऑन कंजप्शन। सेविंग एक पार्ट है इनकम का, इनकम का एक पार्ट है लेकिन वो खर्चा पूरा नहीं होता है कंजप्शन पे, वो यानी पार्ट रहता है इनकम का, वो स्पेंड नहीं होता है कंजप्शन पे। फार्मूला का बात करते हैं तो फार्मूला इसका S=Y-C। सेविंग फंक्शन बात करते हैं, सेविंग फंक्शन क्या होता है। सेविंग फंक्शन शोज द रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम। सेविंग फंक्शन रिलेशनशिप दिखाता है, रिश्ता दिखाता है सेविंग और इनकम दोनों के बीच में। मेन पॉइंट्स का बात करें तो इसका मेन पॉइंट्स है सेविंग इंक्रीज विद इनकम, सेविंग इनकम को बढ़ाता है। सेविंग इज इनकम नॉट कंज्यूम, सेविंग इनकम होता है लेकिन वो कंज्यूम नहीं करता। सेविंग में भी नेगेटिव एट लो इनकम, सेविंग नेगेटिव रहता है लो इनकम में। और यह फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में यानी मदद करता है और ये डिपेंड रहता है इनकम लेवल पे।
अब आते हैं इसका रिलेशनशिप बिटवीन कंजप्शन एंड सेविंग पे। इसका कुछ पॉइंट्स दिया हुआ उसको पहले समझते हैं। इनकम इज डिवाइडेड इनटू कंजप्शन एंड सेविंग। इनकम डिवाइड है कंजप्शन और सेविंग दोनों पे। इफ कंजप्शन इंक्रीजेस, जब कंजप्शन अगर बढ़ता है तो सेविंग घटता है, अगर सेविंग बढ़ता है तो कंजप्शन घटता है। कंजप्शन और सेविंग दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग। फॉर्मूला है y इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है, y इक्वल टू सी प्लस एस। वाई मतलब इनकम, सी मतलब कंजप्शन, एस मतलब सेविंग। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट का मतलब है एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट का मतलब है क्या? एक्सपेंडिचर, खर्चा ऑन क्रिएटिंग न्यू कैपिटल एसेट्स। इन्वेस्टमेंट का मतलब एक्सपेंडिचर जो क्रिएट करता है नया कैपिटल एसेट्स पे, जैसे मशीन हुआ, यानी नया पैसा खर्च करना। वो किस पे खर्च इंसान करता है? मशीन पे, बिल्डिंग पे, रोड्स पे, फैक्ट्री पे, ये सब पे इन्वेस्ट करना। और इसका पॉइंट का बात करते हैं तो मेन पॉइंट्स इसका क्या क्या है? क्रिएट्स प्रोडक्टिव एसेट्स, प्रोडक्टिव एसेट्स को क्रिएट किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाया जाता है, इनकम को बढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाता है, और इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ये एग्रीगेट मार्केट डिमांड का। एमपीसी और एमपीएस का बात करते हैं तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एमपीसी इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजप्शन टू चेंज इन इनकम। एमपीसी रेशियो है, चेंज करता है कंजप्शन को चेंज इन इनकम में। फॉर्मूला इसका होता है एमपीसी इक्वल टू ट्रायंगल सी बाई ट्रायंगल वाई, यानी एमपीसी इक्वल टू कंजप्शन बाई इनकम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव क्या होता है? एमपीएस। एमपीएस इज द रेशियो ऑफ चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। एमपीएस रेशियो है, चेंज करता है सेविंग को चेंज इन इनकम तक, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मूला है सेविंग बाई इनकम। एमपीएस का फॉर्मूला है सेविंग बाई इनकम। द सम ऑफ एमपीसी एंड एमपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सम ऑफ एमपीसी यानी एमपीसी और एमपीएस अगर उसको प्लस करेंगे तो यानी इक्वल टू 1 ही होगा। इसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव। इनकम को कंज्यूम कर सकते हैं या फिर सेव भी कर सकते हैं। फॉर्मूला है y इक्वल टू सी प्लस एस। डिवाइडिंग बाई चेंज इन इनकम, अगर डिवाइड करते हैं हम लोग इनकम को चेंज करने के लिए तो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि इफ इनकम इंक्रीजेस बाय 100, अगर इनकम बढ़ रहा है 100 रुपया, कंजप्शन भी बढ़ रहा है, यानी कंजप्शन कितना बढ़ रहा है? 80 रुपया बढ़ा, और सेविंग कितना हुआ? 20 रुपया, यानी बढ़ा सेविंग भी। इनकम अगर बढ़ा 100 रुपया, कंजप्शन भी कितना बढ़ा? 80 रुपया कंजप्शन बढ़ गया, और सेविंग यानी कितना बढ़ रहा है इधर? 20 रुपये, यानी सेविंग भी बढ़ रहा है। एमपीसी यानी कितना हुआ? 80 बाई 100 करेंगे, कितना आएगा? 0.8। एमपीएस क्या करेंगे? 20 बाई 100 करेंगे, कितना आएगा? 0.2। समझ आया? अब 0.8 को 0.2 से प्लस करेंगे तो कितना होगा? इक्वल टू 1 होगा ना, तो वह इक्वल टू 1 होता है। एमपीसी को एमपीएस से प्लस करेंगे तो कितना आएगा? इक्वल टू 1। एग्जाम्पल लेके समझाया, समझ आया? जैसे इनकम इंक्रीज हुआ है 100 रुपया, तो कंजप्शन भी इंक्रीज हुआ 80 रुपया, और सेविंग इंक्रीज हुआ 20 रुपया। तो एमपीसी यानी 80 बाई 100 करेंगे। 80 यानी कंजप्शन का है, 80 यानी कंजप्शन का, उसे एमपीसी मानेंगे। सेविंग यानी 20 रुपया, तो उसे एमपीएस मानेंगे। तो यानी 80 जो इसका हुआ, उसको टोटल इनकम कितना था? 100 था। 80 को 100 से डिवाइड करेंगे, और यहाँ सेविंग को 20 है, 20 को 100 से डिवाइड करेंगे, तो टोटल इनकम था। डिवाइड करेंगे कितना आया? 0.8, 0.2। अब ये दोनों को प्लस करेंगे, कितना आएगा? इक्वल टू 1। तो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 हुआ। एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1 हुआ, और ये वाला प्रूव हुआ। समझ आया ये? उसके बाद आते हैं इसका मेन पॉइंट्स पे। इसका मेन पॉइंट्स क्या क्या होता है? इनकम इज आइदर कंज्यूम्ड और सेव। इनकम आइदर कंज्यूम हो सकता है या फिर सेव हो सकता है। एमपीसी मेजर्स एडिशनल कंजप्शन। एमपीसी को मेजर करते हैं एडिशनल कंजप्शन के लिए। एमपीएस मेजर्स एडिशनल सेविंग। एमपीएस को मेजर करते हैं हम लोग एडिशनल सेविंग के लिए। बोथ आर पार्ट्स ऑफ इनकम, दोनों ही पार्ट्स है इनकम का। देयरफॉर एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। अगर एमपीसी को एमपीएस से अगर इक्वल टू करेंगे, प्लस करेंगे, तो इक्वल टू कितना होगा? 1 है। एपीसी और एमपीएस, एपीसी और एपीएस। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीएस का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग। समझते हैं, एक करके पहले समझते हैं इसको। कंज्यूम वाला एपीसी इज द रेशियो ऑफ कंजप्शन टू इनकम। एपीसी जो है रेशियो, वो कंजप्शन से इनकम तक जाता है। इसका फॉर्मूला है एपीसी इक्वल टू सी बाई वाई, कंजप्शन बाई इनकम। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग, यानी टू सेव।
एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, एपीएस शॉर्ट में बोलते हैं। एपीएस इज द रेशियो ऑफ सेविंग टू इनकम, एपीएस रेशियो है सेविंग से इनकम तक जाता है, ठीक है। एपीएस का फॉर्मूला है सेविंग बाय इनकम। सम ऑफ एपीसी एंड एपीएस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। एपीसी और एपीएस हमेशा 1 होता है। एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन कैसे करेंगे? y इक्वल टू सी प्लस एस, y इक्वल टू सी प्लस एस, यानी इनकम इक्वल टू कंजप्शन प्लस सेविंग, और डिवाइड करेंगे उसको इनकम के साथ, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। मेन पॉइंट्स इसका क्या दिया हुआ है? एपीसी शोज एवरेज कंजप्शन, एपीसी दिखा रहा है एवरेज कंजप्शन, एपीएस दिखा रहा है एवरेज सेविंग। इनकम को डिवाइड करेंगे कंजप्शन और सेविंग के साथ। बोथ आर पार्ट्स ऑफ टोटल इनकम, दोनों ही टोटल इनकम का पार्ट है। तो एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1। समझ आया यहाँ तक? उसके बाद आते हैं क्रॉस डायगोनल मॉडल। दूसरा टॉपिक है क्रॉस डायगोनल मॉडल। क्या होता है क्रॉस डायगोनल मॉडल? का मतलब होता है क्रॉस डायगोनल मॉडल इज अ ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड होता है जिससे यूज करते हैं इंसान इक्विलिब्रियम इनकम को यूज करने के लिए। वेयर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, यानी शॉर्ट में एई बोलते हैं, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल्स नेशनल इनकम। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल रहता है नेशनल इनकम के। क्रॉस डायगोनल मॉडल एक ग्राफिकल मेथड है, वो यूज करता है इक्विलिब्रियम इनकम को इस्तेमाल करने में मदद करता है। एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो है इक्वल रहता है नेशनल इनकम के। मेन पॉइंट्स इसका क्या क्या है देख लेते हैं। डेवलप्ड बाय कीन्स, या डेवलप रहता है कीन्स के ऊपर, इक्विलिब्रियम इनकम के ऊपर शो रहता है। यूज 45 डिग्री डायगोनल लाइन, 45 डिग्री डायगोनल लाइन इसका रहता है। एई लाइन इंटरसेक्स डायगोनल लाइन, एई लाइन इंटरसेक्ट रहता है डायगोनल लाइन के ऊपर। इंटरसेक्शन पॉइंट गिव्स इक्विलिब्रियम इनकम, इंटरसेक्शन पॉइंट जो इसका रहता है वो इक्विलिब्रियम के इनकम में यानी जाता है, उसे देता है। उसके बाद है गवर्नमेंट बजट एंड टैक्सेशन। गवर्नमेंट बजट इज द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या होता है? एनुअल स्टेटमेंट, गवर्नमेंट का इनकम कितना हुआ, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यानी कितना खर्चा हुआ, कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसे गवर्नमेंट बजट कहते हैं। टैक्सेशन का मतलब होता है कंपलसरी पेमेंट मेड बाय पीपल टू द गवर्नमेंट। टैक्सेशन का मतलब होता है यानी जो कंपलसरी पैसा इंसान देता है, किसको देता है? सरकार को देता है, उसे टैक्सेशन कहते हैं। मेन पॉइंट्स पे इसका आते हैं तो बजट प्रिपेयर किया जाता है हर साल। गवर्नमेंट कलेक्ट करता है टैक्स, टैक्स जनरेट रेवेन्यू, टैक्स क्या जनरेट करता है? रेवेन्यू जनरेट करता है। गवर्नमेंट स्पेंड करता है डेवलपमेंट, डेवलप्ड यानी वो करता है कुछ ना कुछ, जैसे इंसान सरकार को पैसा दिया था वो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बना रहा है, रोड वगैरह बिल्डिंग वगैरह बना रहा है पीपल का सुविधा के लिए, यानी इंसान का सुविधा के लिए बना रहा है। उसके बाद चेंजेस इन इक्विलिब्रियम इनकम, इक्विलिब्रियम इनकम चेंज होता है। उसके बाद मेन पॉइंट्स पे और आते हैं, देखते हैं क्या है। इंक्रीज इन कंजप्शन, इंक्रीज इन कंजप्शन इंक्रीज इनकम, कंजप्शन बढ़ता है इनकम भी बढ़ता है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ता है इनकम भी बढ़ता है। गवर्नमेंट जब बढ़ता है तो इनकम भी बढ़ता है। जब इंक्रीज इन गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट इंक्रीज होता है बढ़ता है तो गवर्नमेंट का यानी खर्चा भी फिर बढ़ता है, इनकम भी बढ़ता है। इंक्रीज इन टैक्सेस रिड्यूस इनकम, अगर टैक्स बढ़ता है तो इनकम कम होता है, टैक्स अगर बढ़ता है तो इनकम कम होता है। डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर, अगर खर्चा अगर कम होता है तो इनकम भी कम होता है। उसके बाद है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट मीन्स व्हेन एवरीवन ट्राइज टू सेव मोर, हर कोई यानी इसमें ट्राई करता है यानी सेव करने के लिए ज़्यादा चीज़, लेकिन टोटल इनकम में फॉल, लेकिन टोटल इनकम जो है वो गिरता है। एंड एक्चुअल सेविंग में नॉट इंक्रीज, और एक्चुअल सेविंग जितना होना चाहिए वो इंक्रीज नहीं होता है, वो बढ़ता नहीं है। मेन पॉइंट्स पे इसका आते हैं तो मेन पॉइंट्स इसका क्या किया? प्रपोज्ड बाय केन्स, प्रपोज जैसे केन्स किया था। एक्सेसिव सेविंग रिड्यूस कंजप्शन, ज़्यादा सेविंग अगर करेंगे तो कंजप्शन कम होगा। लोअर कंजप्शन रिड्यूस डिमांड, कंजप्शन अगर कम होगा तो डिमांड भी कम होगा। लोअर डिमांड रिड्यूस इनकम, अगर डिमांड कम रहेगा तो इनकम भी कम होगा। इकोनॉमी में फेस रिसेशन, इकोनॉमी से रिसेशन फेस नहीं करेगा, फेस करता है यानी। उसके बाद है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी रिफर्स टू द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का पॉलिसी है रिगार्डिंग टैक्सेशन एंड पब्लिक एक्सपेंडिचर, और ये टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए होता है यानी पब्लिक का खर्चा के लिए। टू अचीव इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स,
जो अचीव करता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स के लिए, जैसे ग्रोथ हुआ, एम्प्लॉयमेंट हुआ, प्राइस का स्टेबल रहना हुआ, ये सब के लिए यानी होता है। फिस्कल पॉलिसी उसे कहते हैं। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट का पॉलिसी है जो टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर के लिए होता है, जो अचीव करता है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को, जैसे ग्रोथ के लिए हुआ, बढ़ावा देना, एम्प्लॉयमेंट होना और प्राइस का स्टेबल रहना, उसे फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। उसके बाद है अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ मल्टीप्लायर। अलग अलग तरीका होता है मल्टीप्लायर का। सबसे पहला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर शोज हाउ मच नेशनल इनकम इंक्रीज ड्यू टू एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दिखाता है कि नेशनल इनकम कितना बढ़ रहा है इन्वेस्टमेंट से। ठीक है, उसके बाद इसका फॉर्मूला क्वेश्चन मार्क। फॉर्मूला यानी दिया हुआ नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे आते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है, यानी वो एमसीक्यू वगैरह में पढ़ोगे तो पता है, ऐसे भी चल जाएगा। ठीक है, यानी अभी उसका टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर मेजर्स द इंक्रीज इन नेशनल इनकम रिजल्टिंग फ्रॉम एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होता है, नेशनल इनकम को बढ़ाता है और गवर्नमेंट का खर्चा को भी बढ़ाता है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट का यानी खर्च में बढ़ाता है, कॉज अ मल्टीप्लाई इंक्रीज इन इनकम, जिससे असर होता है कि उसका इनकम पे भी यानी उसका असर होता है, वो भी बढ़ता है। टैक्स मल्टीप्लायर क्या होता है। टैक्स मल्टीप्लायर मेजर्स द चेंज इन नेशनल इनकम ड्यू टू अ चेंज इन टैक्सेस। टैक्स मल्टीप्लायर चेंज करता है नेशनल इनकम को, जिससे चेंज इन टैक्स भी होता है। नेशनल इनकम को चेंज कर रहा है, जिससे टैक्स भी चेंज हो रहा है। एन इंक्रीज इन टैक्स डिक्रीजेज इनकम। जब टैक्स बढ़ रहा है तो इनकम डिक्रीज हो रहा है। टैक्स बढ़ रहा है, इनकम कम हो रहा है। वाइल अ डिक्रीज इन टैक्स, जब टैक्स अगर कम होगा तो इनकम बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद है बैलेंस बजट मल्टीप्लायर। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर मेजर्स द चेंज इन नेशनल इनकम व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेस इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होता है, जब नेशनल इनकम चेंज होता है तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और टैक्सेस जो है वो भी बढ़ता है सेम अमाउंट पे। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर क्या होता है, जब नेशनल इनकम जब चेंज होता है यानी बदलता है, नेशनल इनकम जब बदलता है तो गवर्नमेंट का जितना भी खर्चा है, सरकार का जो खर्चा है, सरकार का जो टैक्सेस है, वो बढ़ता है सेम अमाउंट में। मेन पॉइंट इसका क्या है, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर जनरली इक्वल टू 1। बैलेंस बजट मल्टीप्लायर हमेशा इक्वल टू 1 होता है। रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। मेन पॉइंट्स क्या है इसका, मल्टीप्लायर डिपेंड्स ऑन एमपीसी। मल्टीप्लायर डिपेंड रहता है एमपीसी में। हायर एमपीसी गिव्स लार्जर मल्टीप्लायर। हायर एमपीसी लार्जर मल्टीप्लायर होता है। लोअर एमपीसी स्मॉलर मल्टीप्लायर होता है। मल्टीप्लायर एंड एमपीसी मूव इन द सेम डायरेक्शन। मल्टीप्लायर और एमपीसी दोनों मूव होता है सेम डायरेक्शन में। जब एमपीसी बढ़ता है तो नेशनल इनकम भी बढ़ता है और ज़्यादा। जब एमपीसी बढ़ता है यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर बढ़ता है तो नेशनल इनकम भी बढ़ता है और ज़्यादा। जैसे एग्जांपल है, समझ लेते हैं एग्जांपल से। एमपीसी अगर 0.8 है, एमपीसी 0.8 है, मल्टीप्लायर है 1/1 माइनस 0.8 इक्वल टू 5, तो एमपीसी 0.5 है, मल्टीप्लायर है 1/1 माइनस 0.5 इक्वल टू कितना हुआ, 2 हुआ। देयरफॉर हायर एमपीसी लीड्स टू अ हायर मल्टीप्लायर। ज़्यादा एमपीसी जब होता है तो मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होता है। एमपीसी ज़्यादा है तो मल्टीप्लायर भी ज़्यादा रहेगा, एमपीसी कम है तो मल्टीप्लायर भी कम रहेगा। एमपीसी यहाँ 0.8 था तो यहाँ 5 आया, यहाँ 0.5 था तो यहाँ 2 आया। ठीक है, एमपीसी यानी ज़्यादा है तो मल्टीप्लायर भी ज़्यादा रहेगा। उसके बाद एक कोई रिवीजन फार्मूला एक बार देख लेते हैं, क्या क्या फार्मूला दिया हुआ है। y इक्वल टू सी प्लस एस, एस इक्वल टू वाई माइनस सी, एमपीसी इक्वल टू सी बाई वाई, एमपीएस इक्वल टू एस बाई वाई, एपीसी इक्वल टू सी बाई वाई, एपीएस इक्वल टू एस बाई वाई, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 और मल्टीप्लायर इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, ये सब फार्मूला होता है, ये सब फार्मूला याद करना होगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फार्मूला आ सकता है। ठीक है, उम्मीद है समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा पूरा। कुछ भी डाउट्स है तो पूछ सकते हैं आप लोग, और एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करेंगे तो उसमें और ज़्यादा पता चलेगा। और 1 मिनट वेट, एमसीक्यू भी यानी अभी सॉल्व करेंगे, एक्सप्लेनेशन तो पूरा हो गया, एमसीक्यू अभी सॉल्व करेंगे। 1 मिनट वेट।
एमसीक्यू यानी अभी सॉल्व करेंगे, समझेंगे। दिया हुआ है नंबर 1 में, इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिटरमाइंड व्हेन सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। द फॉर्मूला फॉर इक्विलिब्रियम इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी इज वाई इक्वल टू सी प्लस आई। इक्विलिब्रियम इनकम का फॉर्मूला क्या होता है दोनों सेक्टर इकोनॉमी का? वाई इक्वल टू सी प्लस आई। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी 0.8 है तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना होगा? 5। In a three sector economy, the equilibrium level of income is given by y equal to c plus I plus g। उसी तरीके से यानी तुम्हारा और भी दिया हुआ है, देख लो। नंबर 7 पे फॉर्मूला टैक्स मल्टीप्लायर का क्या होता है? माइनस एमपीसी बाई 1 माइनस एमपीसी। नंबर 8 में, इफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज 4, गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर 4 है, गवर्नमेंट खर्च कर रहा है यानी और बढ़ा रहा है 100 करोड़, द चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम विल बी, इक्विलिब्रियम इनकम कितना चेंज हो रहा है? यानी 100 को यानी मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, कितना होगा? 400 करोड़। 400 करोड़ आंसर हुआ, समझ आया? उसके बाद है नंबर 10 पे न्यूमेरिकल्स है। इफ एमपीसी इक्वल टू 0.75, एमपीसी 0.75 तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? मल्टीप्लायर में 4 हो रहा है। इस तरीका का यानी न्यूमेरिकल्स वगैरह होता है, ठीक है, समझ आ रहा? अब न्यूमेरिकल्स पे यानी दूसरा आते हैं, नंबर 16 में है। इफ एमपीसी इक्वल टू 0.6 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? 2.5। ये सब थोड़ा पढ़ना होगा, याद करना होगा, समझना होगा। एन इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट बाई 100 करोड़, इन्वेस्टमेंट जब बढ़ रहा है 100 करोड़, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर 4 हो रहा है तो टोटल इनकम कितना बढ़ रहा है? 100 को 4 से इंटू 400 करोड़। टैक्स मल्टीप्लायर 2 है, टैक्स मल्टीप्लायर्स -2 है, सॉरी -2। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन टैक्सेस बाय रुपीज 50 करोड़ ऑन इक्विलिब्रियम इनकम? तो कितना यानी इक्विलिब्रियम इनकम में यानी टैक्स बढ़ रहा है, कितना असर पड़ रहा है उस पर, ये बताओ क्या इफेक्ट हो रहा है टैक्स बढ़ने का? 50 करोड़ जब इक्विलिब्रियम इनकम पे हो रहा है तो यानी 50 को क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 हुआ, और 100 जो हो रहा है यानी डिक्रीज हो रहा है, माइनस है ना, यानी डिक्रीज हो रहा है 100 करोड़, डिक्रीज बाई 100 करोड़ होगा, ठीक है। टैक्स मल्टीप्लायर ऑलवेज नेगेटिव होता है। इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव एमपीएस जब 0.2 होता है तो वैल्यू ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या होता है? मल्टीप्लाई करते हैं 5 से। इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाई 200 करोड़, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 200 करोड़ होता है तो एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर 3 होता है। व्हाट विल बी द चेंज इन नेशनल इनकम? कितना चेंज हो रहा है नेशनल इनकम? 200 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 600 करोड़ आंसर। इफ एमपीसी 0.75, अगर एमपीसी 0.75 है तो एमपीएस कितना होगा? 0.25, ठीक है। ये सब लॉजिक वाला थोड़ा क्वेश्चन है, करना होगा, और सिंपल टाइप का एमसीक्यू जैसा रहता है वैसा ही है। तो ये मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग देख लेना। 29 तक है यानी। उसके बाद आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप एमसीक्यू। कैसा होता है यानी क्वेश्चन दिया हुआ यानी तुम्हारा आखिरी में यानी या बीच में तुम्हारा डैश दे देगा, उसके बाद 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे किया जाता है वैसे ही करना है, समझ आया? ये सब पूरा दिया हुआ है वैसे ही होगा। जैसे एग्जांपल यहाँ लेते हैं, जैसे न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, इफ नेशनल इनकम इंक्रीज बाई 1000, अगर नेशनल इनकम इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है 1000 पे, तो कंजप्शन बढ़ रहा है 800। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एमपीसी कितना होगा यानी बताओ? 800 और 1000 है यानी ना, 800 1000 को यानी तुमको डिवाइड करना होगा, कितना होगा यानी 0.8 आंसर होगा। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव 0.25 तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कितना होगा? 4 होगा, ठीक है। इस तरीके का यानी एमसीक्यू रहेगा, तुमको सॉल्व करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स टाइप का हुआ, सिंपल हुआ, इस तरीका का यानी एमसीक्यू रहेगा। और इसका कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह भी यानी मैं बनाऊंगा नोट्स, तो आप लोग को वो प्रोवाइड करूंगा, आप लोग उसको भी यानी थोड़ा अपने से सॉल्व करना, आइडिया मिल जाएगा। कुछ भी डाउट्स होगा यानी पूछना, मैं बता दूंगा। और इसका यानी अगर एमसीक्यू का इसका अगर क्लास का ज़रूरत होगा एक और, तो एक और क्लास में एमसीक्यू के ऊपर लेके आऊँगा, और इसका एमसीक्यू के ऊपर न्यूमेरिकल्स का थ्योरी का एक और क्लास यानी लूँगा, जिसमें आप लोग को और अच्छा से यानी डाउट्स वगैरह हो क्लियर कर दूँगा न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। न्यूमेरिकल्स और थ्योरी का तो यानी क्लास तो होगी अच्छा तरीका से। अगर थ्योरी का भी तो होगा पॉसिबल, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स एक बार दोनों का एमसीक्यू क्लास एक बार मैं नोट्स बनाऊंगा, और वो नोट्स से भी एक बार यानी पढ़ाऊंगा आप लोग को, उससे भी थोड़ा क्लियर करवाऊंगा। ये तो यानी बुक का आप लोग का, तो बुक का यानी करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। और जयदेव सर्कल यानी बुक का ये नहीं है, ये दूसरा बुक है,
ये है पारुल प्रकाशानी बुक है एक, वो राइटर का बुक का ये वाला, ठीक है, एमसीक्यू। और एक जयदीप सर्कल बुक का भी है, जयदीप सर्कल बुक का जिसके पास अगर एमसीक्यू है तो वो पीडीएफ बना के मुझे ज़रूर सेंड कर देना, ज़रूर पीडीएफ बना के सेंड कर देना, मेरे लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं दोनों बुक का देख लूँगा, जिसका अच्छा होगा यानी एमसीक्यू उसी टाइप का यानी मैं आप लोग को बोल दूंगा कि पढ़ने के लिए। अगर दोनों का अगर बेस्ट होगा पढ़ने, दोनों का बोलूँगा, अगर दोनों में से एक बेस्ट होगा तो एक ही बोलूँगा। तो वो मेरे लिए कब पॉसिबल है, जब मैं बुक देखूँगा तभी बोल पाऊँगा। तो आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, अगर जिसके पास भी बुक है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मेरा मिल जाएगा, वहाँ आप लोग मैसेज करें, सर मेरे पास इकोनॉमिक्स का जयदेव सर्किल का क्लास 12 सेमेस्टर 3 का बुक है, हम आपको पीडीएफ सेंड कर देते हैं, इतना बोल दो, यानी फिर मुझे पीडीएफ सेंड कर देना, मैं देख लूँगा, उसके बाद फिर बता दूँगा तुम लोग को, ठीक है। उसके बाद आते हैं मैचिंग बेस्ड एमसीक्यू होता है, ए बी सी डी करके यानी लिस्ट 1 दे देगा, कॉलम ए कॉलम बी दे देगा, जैसे मैचिंग किया जाता है वैसे करो, उसके बाद फिर ऑप्शन को मिलाना है। मैचिंग जैसे कैसे करना है, जैसे बता रहे ए का 1 होगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4, ये सब आंसर सामने सामने। अब यानी तुमको ऑप्शन में यानी देखना होगा ए का 1 कहाँ है, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4 कहाँ लिखा है, बी में, ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यही वाला ऑप्शन सही होगा। समझ आया? इस तरीक़ा से मैचिंग टाइप एमसीक्यू करना है। उसके बाद है असर्शन रीजन टाइप एमसीक्यू। असर्शन रीजन टाइप एमसीक्यू कैसे किया जाता है, असर्शन एक दे देगा, रीज़न एक दे देगा, बताएगा कि उसका एक्सप्लेनेशन सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे रहा है रीज़न का, असर्शन सही है रीज़न गलत है, असर्शन गलत है रीज़न सही है, ये बोलना। यानी असर्शन रीज़न दोनों सही है, इसमें देखो हाँ दोनों सही है, रीज़न का एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, यानी ये होगा, नहीं देगा बी होगा, असर्शन सही होगा रीज़न गलत होगा सी होगा, असर्शन गलत रीज़न सही होगा तो डी होगा, लेकिन यहाँ क्या है ए होगा, ठीक है। यहाँ रीज़न असर्शन दोनों सही है, एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, यहाँ ए होगा। यहाँ पे आते हैं 71 में, असर्शन रीज़न दोनों सही है, नहीं असर्शन सही है, इसमें रीज़न गलत है तो सी होगा। असर्शन यहाँ 72 में असर्शन गलत है, रीज़न सही है, यानी सी होगा। समझ आया, सी होगा 72 में। इसी तरीके से यानी असर्शन रीज़न सॉल्व करना है पूरा, देख लो एक बार। उसके बाद आता है ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन में। ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन कैसा होता है, इस तरीका का भी ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन होता है। जैसे 1 2 3 4 करके ऑप्शन दे दिया जाएगा, 1 का क्वेश्चन दे दिया, 2 का दे दिया, 3 का दे दिया, 4 का दे दिया, ऑप्शन दे देगा, 1 का ट्रू होगा, 2 का ट्रू होगा, 3 का ट्रू होगा, 4 का फॉल्स होगा, या फिर ऐसे ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ट्रू 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 ट्रू, चारों का ट्रू, इधर चारों का फॉल्स, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, यानी कौन सा सही होगा ये बताना है। 1 का क्या हो रहा है, क्वेश्चन पढ़ के पहले समझो। 1 का क्या है, फॉल्स है, 2 का क्या है, फॉल्स है, 3 का क्या है, फॉल्स है, 4 का क्या है, ट्रू है, यानी फॉल्स 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 ट्रू। कौन सा इधर मिल रहा ऑप्शन देखो, फॉल्स 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 ट्रू, यानी सी मिल रहा, सी वाला सही होगा। समझ आया, यानी क्वेश्चन पढ़ के, यानी पहले ये वाला एक क्वेश्चन पढ़े, इन द इनकम मेथड ओनली फैक्टर इनकम सच एज वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स आर कंसिडर्ड। ये वाला क्या है, सही है कि गलत है, ट्रू है कि फॉल्स, ट्रू है। डिप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड व्हाइल मेजरिंग जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ट्रू या फॉल्स, फॉल्स। Marginal propensity to consume and the marginal propensity to save always add up to 1, true. If the average propensity to consume is greater than 1, it means people are saving, no, false. यानी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स हुआ, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, डी, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। समझ आया, इस तरीका से ट्रू फॉल्स टाइप एमसीक्यू सॉल्व करना है। उसके बाद आते हैं डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू में। डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू कैसे सॉल्व करना है, डायग्राम बेस्ड एमसीक्यू कोई झमेला नहीं है, बहुत इजी है, सिंपल तरीका। एक डायग्राम बना दिया तुम्हारे सामने, अब पूछ रहा है यानी इसमें वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एडी कर्व एंड सी, एडी कर्व और सी के बीच में क्या डिफरेंस है ये बताओ। कंजप्शन कर्व इज इक्वल टू, कंजप्शन कर्व इक्वल टू क्या होता है, एएस होता है, इन्वेस्टमेंट होता है, कंजप्शन होता है कि सेविंग होता है, एएस होता है, यानी एएस पे यानी तुमको सर्कल करना होगा वो मार्कशीट में। समझ आया, यानी ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा, यानी मैचिंग को थोड़ा तुमको समझना होगा अच्छा तरीक़ा से, मैचिंग को देखना होगा, समझना होगा उसके बारे में। यहाँ क्या बोल रहे, कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ई इन द डायग्राम, कॉरेस्पॉन्डिंग यानी ई पॉइंट जो है डायग्राम में वो बताओ, ई पॉइंट कहाँ है देखो ज़रा, ई पॉइंट कहाँ है डायग्राम में, इधर है ई पॉइंट। और कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट कहाँ जा रहा है, यानी ई का सी से वाई तक जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक जा रहा है,
सी से वाई तक जा रहा है, ऑप्शन क्या होगा बी, सी से वाई तक। समझ आया, सी से वाई तक जा रहा है। एस इक्वल टू ओ जा रहा है, नहीं जा रहा है। वाई इक्वल टू सी प्लस आई, सी इक्वल टू 0, नहीं, सी से वाई तक जा रहा है, यानी बी होगा। समझ आया। इस तरीक़ा से डायग्राम बेस सॉल्व करना है, और डायग्राम बेस ऑलरेडी बहुत कम ही चांस है आने का, ज़्यादातर एग्जाम में तो आता नहीं है डायग्राम बेस। किस किस तरीक़ा का एमसीक्यू हम लोगों ने सीखा अब तक? सबसे पहले अब तक सीखा सिंपल एमसीक्यू, सिंपल, उसके बाद फिल अप, उसके बाद असर्शन रीजन, उसके बाद मैचिंग बेस्ड, उसके बाद ट्रू फॉल्स, उसके बाद डायग्राम बेस्ड। ये सब तरीका यानी हम लोगों ने अब तक एमसीक्यू सीखा। उसके बाद एक और होता है स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू, नंबर 7 में स्टेटमेंट बेस्ड एमसीक्यू, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 देखे उसमें किया जाता है। नंबर 8 में होता है केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। ठीक है, ये 8 तरीका यानी होता है एमसीक्यू का। समझ आया। लेकिन ये 7 और 8 तरीका इकोनॉमिक्स में नहीं अप्लाई होता है, ये 6 तरीका का एमसीक्यू एग्जाम में आता है, और इसी तरीके का एमसीक्यू में से कोई करना होता है। समझ आया। उम्मीद है पूरा क्लियर हुआ होगा, एमसीक्यू का पैटर्न भी समझ आया होगा पूरा किस तरीक़ा से आता है, और एमसीक्यू भी समझ आया होगा पूरा, और चैप्टर भी समझ आया होगा, कुछ डाउट्स भी नहीं होगा। अगर कुछ डाउट्स होता भी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और ये दोनों पीडीएफ यानी अपलोड होगा कहाँ पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक मिलेगा और टेलीग्राम ग्रुप लिंक मिलेगा, दोनों ज्वाइन कर लेना, वहीं पे अपलोड होगा। अगर नहीं मिलता है पीडीएफ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, मुझे वहाँ मैसेज करना, मैं सेंड कर दूंगा। थैंक यू ऑल। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी। थैंक यू ऑल।